नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं यहीं से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज रात 8 बजे के बाद से महाराष्ट्र भर में सख्त पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। धारा 144, जैसा कि कल ऐलान किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कि सिर्फ ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की इजाज़त होगी और जो इससे जुड़े हुए नहीं हैं वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शटर डाउन है और सारी दुकानों को 8 बजे के बाद से यहाँ पर बंद कर दिया जा चुका है, लेकिन जो मेडिकल स्टोर है जिन्हें ज़रूरी सेवाओं में शामिल किया गया है वो खुली रहेंगी। तो इस तरह से अगर आप ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। आज महाराष्ट्र के डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जानकारी दी है कि जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए नहीं हैं और बेवजह बाहर निकल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी और लोग नियमों का पालन करें। जो सख्ती लगाई गई है 15 दिनों के लिए उसका पालन करें। इसके लिए एसआरपीएफ की 22 टुकड़ियां भी तैनात होंगी। तो हम मुंबई महाराष्ट्र के अब जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मुंबई की ही बात करें तो 10,000 के करीब एक बार फिर से आज 24 घंटों में मामले सामने आए हैं। और अगर मुंबई शहर की बेड की किल्लतों की बात करें तो जो निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, उस पर सबसे ज़्यादा भार है। बीएमसी के जो डैशबोर्ड के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 90% निजी अस्पतालों के बेड भर चुके हैं। क्या है हालात निजी अस्पतालों में और किस तरह से एक बड़ी चिंता के तौर पर इसे देखा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें 2 महीने पहले की हैं, जब मुंबई के कोविड वार्ड लगभग खाली थे। अब खाली बेड मिलना बड़ी जंग है। मुंबई शहर के करीब 90% मामले रिहायशी इमारतों से आ रहे हैं और बड़ा दबाव निजी अस्पतालों पर है। बीएमसी डैशबोर्ड के मुताबिक सरकारी संस्थानों में 3,201 सामान्य, 1,074 ऑक्सीजन, 26 आईसीयू और 9 वेंटिलेटर बेड हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में महज 544 सामान्य, 323 ऑक्सीजन, 19 आईसीयू और 3 वेंटिलेटर बेड ही खाली हैं। डैशबोर्ड के मुताबिक निजी अस्पताल बेड 90% और सरकारी अस्पताल अपनी क्षमता के 76% भर चुके हैं। संक्रमितों में शहर का अमीर तबका बड़ी संख्या में है। अस्पतालों में कोविड बेड मैनेजमेंट के लिए बीएमसी द्वारा अपॉइंट किए गए डॉक्टर गौतम बंसाली बताते हैं कि हर कोई बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ही बेड पाने के लिए बेताब है। लोगों में थोड़ा पैनिक है, उनको लग रहा है कि केसेस बहुत आ रहे हैं तो शायद हो सकता है कि बाद में बेड मिले नहीं मिले, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल पे लोड डेफिनेटली बेड का ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति चाहता है कि बॉम्बे हॉस्पिटल भर्ती हुए, हिंदुजा में भर्ती हुए, लीलावती में हो, ब्रिज कैंडी में हो, सबकी इच्छा होती है। बट हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं सबको अकोमोडेट करने की। सो जनता को, पब्लिक को बेड के लिए पैनिक नहीं होना है। वो 10 सोर्सेज से 10 जगह फोन करवाते हैं, उसकी वजह से लग रहा है कि शायद बेड नहीं है। लोगों को जो हमने एक वार्ड वॉर रूम बना रखे हैं जिसके नंबर हर जगह डिस्प्ले किए हुए हैं, नंबर व्हाट्सएप में भी है, होर्डिंग भी लगाया गया जिसके बारे में वार्ड वॉर रूम के तहत आना चाहिए। वहाँ चेक करते हैं सिम्टम्स है नहीं, उस हिसाब से बेड अलॉट करते हैं। लीलावती अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारकर बताते हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए जहां भी बेड मिले वहां लगाए जा रहे हैं। लीलावती हॉस्पिटल में अभी तो आप सब तरफ देख रहे हैं कि लोग कहते हैं अरे इनको लॉबी में रखा है, लॉबी में रखा है, लेकिन क्यों रखा है ये तो आप सोचिए ना। गवर्नमेंट का भी दबाव है हॉस्पिटल पर कि हमने सबका इलाज देना चाहिए और हॉस्पिटल भी चाहती है कि इलाज दे। तो हॉस्पिटल जब चाहती है कि इलाज दे तो करेंगे क्या? तो हमने नहीं उनको कोई रेफ्यूज एरिया में रखा है, हमने लॉबी में रखा है, उनको बेड दिया है, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, नर्सिंग सपोर्ट है, अटेंडेंट सपोर्ट है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री कुछ हस्तियों पर बिना नाम लिए आरोप लगा रहे हैं कि बिना गंभीर लक्षण के वो बड़े अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज हो गए, कुछ लोग हो गए, वो अपनी सोर्स लगा के एसिम्प्टोमेटिक है, उनको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो अक्षय कुमार जी अपने आप को फिटनेस के फ्रीक कहते हैं, उनको जाना पड़ा। फिर सचिन तेंदुलकर जी चले गए और एक्टर्स लोग चले गए। ऐसे और भी लोग हैं, खाली उनका नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उनको वहां जाके एडमिट होने की जरूरत नहीं है। तो जो जरूरतमंद है उनको जगह नहीं मिल पाती है। वैसे वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में है। बिगड़ी हालत में लोग अब बस कहीं और किसी भी तरह एक ऑक्सीजन बेड ढूंढने में लगे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोरोना वायरस का इस बार का बदला हुआ तेवर हमें चकमा दे रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आपके
नाक और मुंह से जो स्वैब लिया जाता है कई बार उससे वायरस डिटेक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी ऐसे मरीज़ को अगर वो देख रहे हैं जिनका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन उसमें कोविड के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तब वो दूसरी तरकीब अपनाते हैं जिससे ये पता चले कि उस मरीज़ को कोविड है या नहीं। परिमल की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का वायरस बहरूपिया है, रूप तो बदल ही रहा है, वहीं नाक और गले से लिए गए स्वैब के RT-PCR टेस्ट के जरिए भी पकड़ में नहीं आ रहा। ये दिक्कत पहली लहर में भी थी, पर इस दूसरी लहर में ये समस्या ज्यादा मरीजों में आ रही है। तो अक्सर हमने देखा कि जो वैसे नॉर्मल नोज से लेने से जो सैंपल नेगेटिव आ रहा था, जब हम लंग्स के अंदर से जाके वो सैंपल लेते हैं वो पॉजिटिव होता है। ये दिक्कत एक अस्पताल तक नहीं सिमटी। जो कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हैं, उनको कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी दिक्कत से दो चार होना पड़ रहा है। कोरोना की तमाम और दूसरी चेंजेस ये CT स्कैन्स में नजर आ रही हैं। पहले ये 5वें 7वें दिन ये CT स्कैन की रिपोर्ट है जो कि नॉर्मल CT होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये देखिए दूसरे दिन का CT स्कैन है जिसमें 50% लंग इन्वॉल्व है। ये उसी पेशेंट का तीसरे दिन का इन्वॉल्व है जिसमें 70% लंग इन्वॉल्व है। वहीं ICMR का कहना है कि अब भी RT-PCR ही कोरोना के वायरस को पकड़ने का जरिया है और टेस्ट का गोल्ड स्टैंडर्ड भी। 3-4 ऐसे रह जाएंगे कि चेस्ट एक्सरे में दिखाई देगा जो चेंजेस हम कहते हैं पैचेस हो या अलॉन्ग विद दैट सिर्फ चेस्ट एक्सरे से कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। तो अब कोरोना का लक्षण आपको हो और रिपोर्ट निगेटिव आ रहा हो तो भी लापरवाही नहीं। आप स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए, खांसी के लिए खांसी का कुछ दवाई ले सकता है, मतलब लक्षण का माफिक दवा पैरासीटामोल बुखार के लिए हैं जो, लेकिन खुद को डायग्नोसिस नहीं करना है। आपको लगता है कि सांस फूल रही है या बुखार ज्यादा हो रहा है, आप आगे बढ़िए और डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। वायरस को लेकर चिंता और चुनौती बरकरार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। लखनऊ शहर में कोरोना के कारण मरने वालों के जो आंकड़े सरकार सामने रख रही है वो शमशान में पहुंचने वाले कोरोना के शवों के आंकड़े से बेहद कम होते हैं। लोगों को लग रहा है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, लेकिन सरकार का कुछ और ही कहना है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे आसमान में सूरज डूबने को है और ज़मीन पे उनकी चिताओं की कतार है जिनकी ज़िंदगी का सूरज कोरोना की वजह से वक्त से पहले ही डूब गया। यहाँ इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के जारी आंकड़ों में मौतें काफ़ी कम हैं, जबकि शमशान के आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा। मिसाल के लिए 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 7 दिनों में सरकारी प्रेस नोट में 124 लोग मरे, जबकि शमशान पे कोविड के 400 शव जले। 7 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 6 मरे, शमशान में 28 शव जले। 8 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 11 मरे, शमशान में 37 शव जले। 9 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 14 मरे, शमशान में 47 शव जले। 10 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 23 मरे, शमशान में 59 शव जले। 11 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 31 मरे, शमशान में 57 शव जले। 12 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 21 मरे, शमशान में 86 शव जले। 13 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 18 मरे, शमशान में 86 शव जले। सवाल ये है कि जो शमशान में कोविड प्रोटोकॉल के साथ जो 276 शव ज्यादा पहुंचे वे किसके हैं? मौतों का रिकॉर्ड रखने वाले नगर निगम के लोग कहते हैं कि वो तो वही आंकड़े जानते हैं जो वे खुद दर्ज करते हैं। जो शमशान पे बॉडीज जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं और जो मरने वालों का डेटा रोज़ रिलीज़ होता है लखनऊ का वो कम होता है। तो इनमें और कौन सी बॉडीज़ होती हैं जो संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती कोविड से मरने वालों की? मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास तो जो यहाँ पर कोविड से जो आते हैं बॉडीज उनको मैं करता हूँ, बाकी मेरी जानकारी नहीं। लखनऊ के भैंसाकुंड में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में आम दिनों में 3-4 शव आते थे। कोरोना फैलने पे इसे सिर्फ कोरोना के शवों के लिए रिजर्व किया गया, तो यहाँ रोज 50-60 शव आने लगे। भीड़ हुई तो लोगों को अंतिम संस्कार के टोकन बंटने लगे। जब और शव आने लगे तो शमशान घाटों पे नदी किनारे भी अंतिम संस्कार का इंतजाम करना पड़ा। सरकार कहती है कि शमशान में दूसरे जिलों के मरने वालों के भी शव आते हैं और घर पे मरने वालों के भी, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है, इसलिए वहाँ के आंकड़े बड़े हैं। हाँ, जो सरकार ने सूची प्रकाशित की है वो वही लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थे या सीएमओ के वहाँ पे जो
रजिस्टर कराए गए थे, उनकी सूची हमने प्रस्तुत की। शमशान घाट पे तमाम ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जो दूसरे जिलों से आए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए होते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो सीधे शमशान घाट में उनका क्रीमेशन हो जाता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग अस्पताल में मरे हों, कुछ लोग ऐसे हों जो कोविड से घर में मर गए और अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे ज़िलों से यहाँ पे आए हों। लेकिन शमशान से मिलने वाला मौतों का आंकड़ा ये तो सही है, क्योंकि ये सरकार के ही किसी विभाग का दिया हुआ है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुंभ शाही स्नान में फिर से नजर आई भारी भीड़। दिखाएंगे पूरी खबर और तस्वीरें ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब हरिद्वार महाकुंभ की बात करते हैं, जहां शाही स्नान के दौरान साधु संतों के अलावा श्रद्धालुओं की भी काफ़ी भीड़ नजर आई। लेकिन प्रशासन की दलील है कि नियमों का पालन हो रहा है। जो लोग बाहर से आए हैं उनका कोरोना टेस्ट भी हो रहा है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस दलील से अलग ही बयान दे रहे हैं। अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट देखिए। श्रद्धालुओं के पास न तो मास्क हैं, न उचित दूरी और न ही अधिकारी उन पर नियम लागू कर रहे हैं। कुंभ जो चल रहा है तो किसी प्रकार का कोरोना का डर लोगों में नहीं, 1% डर नहीं है, कोई डर नहीं है। क्या कारण है कोरोना का डर नहीं? वैसे ही हुआ बना दिया है। मंगलवार को हरिद्वार में कोविड के मामलों में 50% की बढ़त हुई। 2 दिनों में 1000 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन मेला अधिकारी ये नहीं मानते कि महाकुंभ के महा स्प्रेडर होने का खतरा है। उनकी माने तो जोखिम बहुत मामूली है और वैसे भी हर आने वाले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी जरूरी है, जिससे मामलों पर अंकुश लगेगा। हम केवल नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट वालों को ही यहाँ आने की इजाजत दे रहे हैं। इसलिए जो लोग हरिद्वार में रुके हैं उन्हें किसी तरह के संक्रमण का खतरा बहुत कम है। उधर पुलिस अधिकारी मानते हैं कि इस त्योहार के सुपर स्प्रेडर होने का खतरा है। क्या लगता नहीं है कि ऐसे में एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है, कि हर जगह यही बात करी जा रही है? देखिए, जिस तरह का कोविड का जो एक सेकंड वेव आया है और सर्ज आया है, तो ऐसे में मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि जहां भी भीड़ बढ़ेगी तो वहां संक्रमण बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी और उसमें चाहे वो भीड़ कम समय के लिए हो, ज़्यादा समय के लिए हो। हरिद्वार में तेज़ी से कोरोना के केसेस के बढ़ने के बावजूद ऐसा लगता है कि प्रशासन के पास अभी भी कुंभ मेले को एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बनने से बचाने की कोई ठोस योजना नहीं है और एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को ही हर समस्या के समाधान की तरह पेश किया जा रहा है। सहयोगी दिनेश मानसेरा और कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।